वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड सेकेंड ईयर हमारा आज का टॉप यूनिट है यूनिट नंबर 2, जिसमें हम आज पढ़ेंगे द अर्ली डिफ़िकल्टीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले अर्ली डिफ़िकल्टीज़ में हम लोग पढ़ते हैं हमारे पास टाइम ऑफ द एस्टेब्लिश पाकिस्तान जो था उसको बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान एक नुज़ायदा मुल्क था और इसे बहुत से मसाइल का सामना भी था। तो ये जो था उसमें मसाइल जो थे कुछ तो हमें विरसे में मिले थे, कुछ ऐसे मसाइल थे जिन्हें जो हमें हमारे लिए तैयार किए गए थे, यानी उन्हें हमारे लिए कुछ मसाइल तो थे लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें जो ख़ुद से बनाए गए थे और जो मुसलमानों की ज़्यादा ममलकत के लिए हम मसाइल का अंबार खड़ा किया गया। तो कुछ हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं हमारे पास था बाउंड्री कमीशन, यानी हदबंदी कमीशन के बारे में। एक दूसरे नंबर पे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, यानी इंतज़ामी मसाइल थे। तीसरे नंबर पे रेफ्यूजीज़ प्रॉब्लम, यानी हमारे पास था जी माजरीन का मसला। चौथे नंबर पे था डिवीज़न ऑफ एसेट, यानी असासों की तकसीम। पाँचवें नंबर पे कैनाल वाटर डिस्प्यूट, यानी नहरी पानी का मसला। और छठे नंबर पे था जी एफिलिएशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। और एक और चीज़ थी सातवें नंबर पे हमारे पास था डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एसेट्स। ठीक है, डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एसेट्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं जी रेड क्लिफ अवार्ड के बारे में। अब कहते हैं कि रेड क्लिफ अवार्ड जो था कानून आज़ादी हिंद 1947 के मुताबिक क्या था कि पंजाब और बंगाल की जो असम्बली थी असम्बलीज थी, इन्हें डिसाइड किया था कि चाहे वो पाकिस्तान के साथ होती है या इंडिया के साथ, तो इनको तकसीम होना था। तो इनके लिए दो बाउंड्री कमीशन कायम किए गए थे, जिनमें से दोनों बाउंड्री कमीशन में दो मुसलमान नुमाइंदे लिए गए थे और दो ही इन्होंने हिंदू नुमाइंदों पर ये मुश्तमिल थी। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास दो जो थी, उन्होंने कहा कि ये हिंदू पर मुश्तमिल थे, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि जो मुश्तरका सरबराह होगा, मुश्तरका सरबराह में उन्होंने सर साइरन रेडक्लिफ को कहा कि सर साइरन रेडक्लिफ जो है ये मुश्तरका सरबराह होगा। और ये जो है अगर कोई दोनों जो है उनके दरमियान कोई भी अगर फैसला नहीं हो सकता, तो उस सूरत में क्या होगा, सर साइरन रेडक्लिफ जो है वो खुद से ही अपना जो वो अपने आप से ये उन्हें अख्तियार हासिल है कि वो खुद जो है वो अख्तियार इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला सादर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था कि जो पंजाब और बंगाल की तकसीम के लिए आया, तो सबसे पहले ये था कि जो अवार्ड था मेंबर ऑफ पंजाब बाउंड्री में जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे, ये मुसलमानों की तरफ से थे। और जस्टिस मेहर चंद और जस्टिस तेजा सिंह जो थे ये इंडिया की तरफ से थे। तो बंगाल बाउंड्री कमीशन में जस्टिस अबू साले मोहम्मद और जस्टिस एस ए रहमान जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से थे, और जस्टिस सीसी बसवास और मिस्टर बी के मुखर्जी वो इंडिया की तरफ से थे। और जो रेड क्लिफ था वो इनका चीफ था कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई भी इत्तफाक राय नहीं पैदा होता, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो बहैसियत सुप्रीम कमांडर तो जो रेड क्लिफ है वो अपना फैसला सादिर कर सकेगा। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि द गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी तहसील गुरदासपुर एंड पटियाला वर गिवन इंडिया अलॉन्ग द पठानकोट प्रोवाइड लिंक बिटवीन इंडिया स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो ज़िला गुरदासपुर था उसकी तहसील थी बटाला, तो इंडिया ने पठानकोट समेत, यानी गुरदासपुर था मुस्लिम अक्सरियत वाला, उसकी एक मुस्लिम अक्सरियत वाली तहसील थी बटाला की। तो उसे क्या किया कि गुरदासपुर भी बटाला की तहसील भी सिर्फ एक पठानकोट के बारे में आपको बताऊं कि कश्मीर तक जाने का हिंदुस्तान से वाहिद रास्ता पठानकोट का रास्ता था। और पठानकोट जो थी इसका सिर्फ इंडिया का एक रास्ता था जो पठानकोट तक जाता था, जबकि पाकिस्तान की 1000 LOC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर है, यानी हमारा 1000 किलोमीटर हमारी बाउंड्री उसके साथ लगती है, जबकि इनके पास इंडिया के पास सिर्फ एक पठानकोट वाहिद तहसील थी जहाँ से ये लोग कश्मीर जा सकते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर के जाने का वो रास्ता था, इसलिए उन्होंने भी इसको अपनी तरफ कर लिया। फिर कहते हैं कि जालंधर डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम मेजॉरिटी फिरोजपुर और जीरा वर गिवन टू इंडिया, वो भी इंडिया को
दे दिए गए। हालांकि इसके बारे में जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस जो थे वो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा भी था। जस्टिस मोहम्मद ने कह रहे कि मैंने जब रेड क्लिफ से बात की कि इनके बारे में ज़ीरा और फिरोजपुरा के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो उसने कहा कि इन पर कोई भी डिस्कशन जो है वो नेगोशिएबल नहीं है, क्योंकि इस पर बातचीत कर ही नहीं सकते कि ये ऑलरेडी पाकिस्तान के पास जाएंगे, इसलिए इन पर कोई बात करना ही फजूल है। तो फिर बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट था मुर्शिदाबाद और नादिया, दोनों जो थे वो बहुत अहम इलाके थे। और उसके साथ ये भी था कि जो मुस्लिम्स थी यहाँ पे शेड्यूल कास्ट भी ज़्यादा थी और मुस्लिम जो थे वो भी ज़्यादातर शहरी इलाकों में थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो भी इंडिया के हवाले कर दिए, जिससे तकरीबन 15,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो रकबा था, तकरीबन 3.5 मिलियन मुस्लिम जो पॉपुलेशन पर मुश्तमिल था, वो भी इन्होंने इंडिया के हवाले कर दिया। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो कलकत्ता जो था वो बंगाल का कैपिटल था। शेड्यूल कास्ट भी उसमें काफ़ी थी और मुस्लिम्स भी थे। और मुस्लिम लीग का जो जब भी इत्तेहाद होता था, जब भी इलेक्शंस वगैरह होते थे, तो ये जितने भी कलकत्ता के लोग थे ये सारे मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते होते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए रेड क्लिफ ने ये जितने भी इलाके थे ये सारे के सारे हिंदुओं के सपोर्ट कर दिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे अभी कायदे-ए-आज़म ने इसके बारे में कहा, अवॉर्ड इज latest below which we have received it may wrong, unjust and preserve and may not judicial but a political award. We have agreed to abide by it and it is binding upon us, and as honorable peoples we must abide by it. It may be our misfortune but we must bear this below with fortitude, courage and hope. अब कायदे-ए-आज़म कहते हैं कि ये जो अवार्ड है इसे हम लोग जो है वो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये दयानतदारी पर मुश्तमिल था, बल्कि कहते हैं कि ये गहरी और सोची समझी साजिश थी जिसका हम लोग शिकार हुए हैं। और ये एक ऐसी साजिश थी जिसने दयानत, बहादुरी और इज़्ज़त के तमाम असूल उठाकर साइड पे रख दिए हैं। अच्छा जी, तो पहले तो था आप लोगों ने बाउंड्री कमीशन का पढ़ा या रेड क्लिफ अवार्ड जो है उसके बारे में। अब सेकंड नंबर पे आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। तो सबसे जो पहला और बहुत अहम टास्क था वो तो एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके पास बहुत बड़ी मिकदार में अमाउंट भी होना चाहिए और उसको चलाने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास ऐसे कैपेबल लोग भी होने चाहिए कि जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से चला सके। और एज़ यूजुअल जो मुस्लिम से उनमें कोई भी इतना ख़ास पढ़ा लिखा नहीं था। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 84 ऐसे पर्सन थे जो कि ब्यूरोक्रेट्स पे आ रहे थे। तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था। हमारे पास जो थे वो माहिरीन थी, उनकी कमी थी, डॉक्टर्स नहीं थे, टीचर्स नहीं थे, हमारे पास कोई भी ऐसे कैपेबल लोग की नहीं थे कि जो कि मुल्क की मशीनरी को बेहतर तरीके से चला सकते। इसके साथ साथ ऐसा ये था कि हमारे पास जो बेसिक नीड्स होती हैं, यानी हमारे पास स्टेशनरीज वगैरह तक भी कुछ नहीं था, कोई टाइपराइटर नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी कि जहाँ पर अब जो है वो कारोबार सल्तनत को चलाने के लिए कोई दफ्तर होता है जहाँ पे मुल्क को चला सकते हैं। फिर उसके साथ एज़ यूजुअल एक और चीज़ ये थी कि हमारे पास कोई ऐसी शहर भी नहीं था कि जिसको हम के बारे में हम सिटी के बारे में कह सकते कि ये एक दारुल खिलाफा या कैपिटल कहलाने का अहल। तब कराची को बनाया गया जो कि किसी भी लिहाज से मौजू नहीं था, लेकिन बाकी शहरों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा फ्लरिश था, इसलिए फिर कराची को कैपिटल के तौर पर बनाया गया। सेकंड पे आ जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कायदे-ए-आज़म और प्राइम मिनिस्टर थे जो वो लियाकत अली खान को बनाया गया। कराची को हमने कैपिटल के तौर पे चूज़ किया। दूसरे नंबर पे रेफ्यूजीज प्रॉब्लम है। तकरीबन 6.5 मिलियन जो थे लोग थे वो हिजरत करके पाकिस्तान आए और ये बहुत बड़ी एक माइग्रेशन थी। तो उनका ये था कि उसकी वजह से हुआ कि बहुत से जो थे तकरीबन 5 लाख के करीब जो लोग थे वो रास्ते में या तो हवा हो गए या फिर वो कत्ल हो गए थे और हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो बेसर सामानी की हालत में पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर रहे थे और उनको फिर हर तरह से उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही थी और बहुत मुश्किल थे पाकिस्तान के लिए इन दिनों ये दिन जिनके में उन्होंने मुसलमानों को जो लाहौर के लोग थे स्पेशली उन लोगों ने उन लोग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और उन्हें इसके साथ ये था कि गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। उन्होंने इनको सबसे पहली चीज़ थी उन्होंने कहा था कि हमने इन्हें खुराक और जगह देनी है, शेल्टर यानी छत देना है। उसके बाद ये है कि इन लोग के लिए हम लोग फिर
जॉब्स वगैरह का इंतजाम करेंगे, लेकिन मेन चीज़ हमारे पास ये है कि हमने खुराक और जगह देनी है। लेकिन इसमें ये था कि कायद-ए-आज़म खुद गए थे, उन्होंने कायद रिलीफ फंड कायम किया, वहाँ पे खुद गए, उन्होंने जाकर वहाँ पर सारे हालात का जायज़ा भी लिया। उन्होंने कहा कि इन सबको ये मुश्किलात तब सहनी पड़ रही है कि ये एक मुसलमान है और ये सब कुछ अपना जो है वो हिंदुस्तान में छोड़ के आए हुए, तन तनहा आए हुए। अब इनके साथ जो है अच्छे तरीके से रहना, इनको खाना देना, इनके लिए छत वगैरह का इंतज़ाम करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान ने ये था कि इन तमाम मुश्किलात को बहुत अच्छे तरीके से हल किया। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास डिवीज़न ऑफ एसेट। एसेट हमारे पास है कौन से? मिलिट्री एसेट। मिलिट्री एसेट थे हमारे पास। तो मिलिट्री एसेट में यहाँ पे वो आपको बताऊं कि ये था कि इन्होंने क्या किया ना कि 2 हिस्सों में तकसीम किया। इन्होंने फील्ड मार्शल चैनिक को चुना था सुप्रीम कमांडर के तौर पे, उसे आते ही 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक फ़ौजी तकसीम की थी, एक फ़ौजी साजो सामान की तकसीम की थी। तो उससे जो किया कि पहला मरहला जो था उसने फ़ौज की तकसीम का जो मरहला था उसे बहुत अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर लिया। लेकिन जो हिंदू थे उन्होंने जब ये चीज़ होती देखी तो उन्होंने कहा कि हम तो चाह रहे थे कि इसमें 2-3 साल का असर लग जाएगा, लेकिन इससे तो ये 3-4 महीनों में काम कर लिया। तो इस तरह से तो ये होगा कि जो हमारा असल टारगेट है कि दोबारा से पाकिस्तान जो है वो डिसहार्ट होके हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, यूनाइटेड इंडिया दोबारा हो जाए, तो वो किसी तरह पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर साजिश करना शुरू की और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल चैनिक जो है ये एक जो है ये बंदा जो है ये गैर जानिबदारी कर रहा है, यानी ये पाकिस्तान मुसलमानों की फेवर कर रहा है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो उन्होंने साजिश की और उसके ज़रिए फील्ड मार्शल चैनिक को हटा दिया अलग, और लेकिन उसके साथ बता भी दिया कायद-ए-आज़म को कि आप लोग के साथ ये खुल्लम खुला ज़्यादती हो रही है। अब पहला मरहला तो उसने बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया। अब दूसरे नंबर पर ये था कि डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एसेट्स थे, जो मिलिट्री के एसेट थे जो हमें असला वगैरह मिलना था, तो वो तो डिवाइडेड किया रेशो, उसमें 36 और 64 की रेशो से इन्होंने डिवीज़न की। और इंडिया जो था उसने उस तक 16 फैक्ट्रीज थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी असले वगैरह की जो फैक्ट्री 16 थी, और जो वो 16 की 16 जितनी भी थी वो इंडिया में थी, और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। और पाकिस्तान को जो मशीनरी दी थी वो सारी टूटी फूटी और जंगालू यानी आउट ऑफ ऑर्डर थी, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। और उसके लिए इन्होंने क्या किया कि 60 रुपये 60 मिलियन पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ दिए, 60 मिलियन दिए कि इसके साथ ये है कि तो जो तुम्हारे कोई भी काम चल सकता है तो उसको चला लो। और जो उन्होंने 60 मिलियन रुपये दिए थे इनमें से इससे सिर्फ ये जो आपकी POF वाह की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये सिर्फ इन 60 मिलियन से बनी थी। तो डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एसेट के बाद आ जाता है डिवीज़न ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी जो असासों की तकसीम की गई थी। तो यहाँ पे ये था कि जो टाइप था पार्टीशन का, तो कहा कि उन्होंने कहा कि 75 मिलियन जो रुपीज़ हैं वो पाकिस्तान के टोटल अमाउंट बनता है। तो 4 बिलियन है, उसमें से जो रिज़र्व है उसमें 750 मिलियन जो है पाकिस्तान का ऐसा है। उन्होंने कहा कि पहली इंस्टॉलमेंट में मुसलमानों को 200 मिलियंस दिए, ठीक है, टोटल 75 है, 4 बिलियन था उसमें उन्होंने दिए। और अमाउंट वाज स्टॉप्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सरदार पटेल who threatened that the amount shall not be paid until Pakistan acknowledge India's right over Kashmir। यहाँ पे जो बाकी पैसे थे वो उन्होंने सरदार पटेल के कहने पे रोक दी। सरदार पटेल ने कहा कि ये पैसे हम पाकिस्तान को उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक वो ये नहीं मानता कि कश्मीर पे हमारा हक है, तब तक हम इसको नहीं देंगे। लेकिन जो गांधी थे उन्होंने ये बात जब सुनी तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी और उन्होंने कहा कि आप लोग दें, तो उसने कहा कि नहीं हम नहीं देते। तो उन्होंने जो अपनी मरण भरत रख दी, यानी हंगर स्ट्राइक उन्होंने की, उन्होंने मरण भरत रखी। कहते कि तादम भूख हड़ताल के जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं भूख हड़ताल में रहूँगा। तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि उनकी मुसलमानों को जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो 500 मिलियन की पे कर दी, लेकिन 5 मिलियन उन्होंने फिर भी रख दिए। उन्होंने कहा कि ये इनके ज़िम्मे कुछ कर्जा था जो इन्होंने देना था। हालांकि एक नई बनने वाली जो स्टेट होती है वो कहाँ से कर्जदार हो सकती है। फिर कि जी अकोमोडेशन प्रॉब्लम, देयर वाज अकोमोडेशन टू सेट अप गवर्नमेंट ऑफिसेस।
कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस बनने थे उसके लिए कोई इनके पास ना तो कोई बिल्डिंग थी, ना इनके पास कोई ऐसी स्टेशनरीज वगैरह थी, कोई फर्नीचर वगैरह भी नहीं था, कि जिसकी वजह से ये था कि ये इसको अपने मुल्क के निज़ाम को चला सके। तो फिर उसके लिए क्या किया कि दफ्तरों के लिए जो फ़ौजी एक्स आर्मी की बैरक्स पड़ी हुई थी, बैरक्स थी यानी जो बैरकें होती है फ़ौजी, जहाँ पर फ़ौजी वगैरह तैनात किए जाते हैं, तो वो जो बैरकें थी उनमें उन्हें अपने दफातर बनाए गए और स्टेशनरी का और फर्नीचर का भी इंतज़ाम किया गया। तो ये क्रिटिकल कायदे-ए-आज़म ने कहा कि इट इज़ अ चैलेंज टू आवर एग्जिस्टेंस, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर कहते हैं सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जो शाही रियासतें थी उनका। टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर 562 प्रिंसली स्टेट्स, कि जब तकसीम हुई तो उस वक्त हिंदुस्तान में 562 यानी 562 के करीब शाही रियासतें थी। और डिवीजन ऑफ दीज स्टेट्स वर आल्सो कंसिडर्ड, द गवर्नमेंट लेफ्ट इन द विल, गवर्नमेंट ने अपने मर्जी पे छोड़ दिया कि अगर वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहे तो पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ शामिल होना चाहे तो इंडिया के साथ हो सकती है। 1547 प्रिंसली स्टेट एक्सेप्ट हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर हैड अनाउंस्ड देयर सेशन विद आइदर इंडिया और पाकिस्तान। कहते हैं कि इन 3-4 स्टेट के अलावा जब 47 में 15 अगस्त 47 को सिवाय हैदराबाद के, जूनागढ़ के और जम्मू कश्मीर के तमाम स्टेट्स ने अनाउंस कर दिया था कि हम किसके साथ रहना चाह रहे हैं। लास्ट में हमारे पास आता है कैनाल वाटर डिस्प्यूट। नहरी पानी का मसला 1 अप्रैल 1948 को पेश हुआ। जो 3 रिवर से इंडस, झेलम और चनाब फ्लो इनटू पाकिस्तान फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, एंड द ईस्टर्न रिवर्स रावी, सतलुज एंड द ब्यास इंटर पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। अब जो मशरकी दरिया थे 3, रावी, सतलुज और ब्यास, ये इंडिया से आते थे, जबकि मगरबी दरिया थी हमारे पास, जिनमें हमारे पास था जी इंडस, झेलम और चनाब, ये जो थे ये कश्मीर से। अच्छा, तो फिर कहते हैं, ही प्रॉमिस नॉट टू इन्फ्लुएंस द वाटर ऑफ रिवर्स विच वाज वेरी वाइटल फॉर द इरिगेशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो पानी था, ये पानी हमारी फसलों के लिए आबे हयात था। तो जो लेकिन ये था कि ये जो दरिया आ रहे थे मशरकी तीनों, इनके हेडवर्क्स जो थे वो इंडिया में थे। इंडिया स्टॉप द रिवर, जब उसने पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान की एजुकेशन फाइनली सितंबर 1960, तो पाकिस्तान को जब बंद कर दिया तो पाकिस्तान की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ, पाकिस्तान में खुश्क साली की कैफियत पैदा हो गई। और जब मानसून की बारिश आई तो ये पानी जमा हो गया, तो उन्होंने पानी खोल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सैलाब आया और खड़ी फसलें हमारी जो है वो ख़राब हो गई। अच्छा, अब फिर ये हो कि आखिरकार सितंबर 1960 को एग्रीमेंट साइन हुआ जी, वर्ल्ड बैंक की मदद से। हमारे अयूब खान जो सदर थे और उसके साथ जो नेहरू थे उनकी रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की तरफ से। अकॉर्डिंग टू इंडस बेसिन ट्रीटी, द वाटर ऑफ ब्यास, रावी एंड सतलुज विल बी यूज्ड बाय इंडिया, व्हाइल द वाटर ऑफ इंडस, चनाब एंड झेलम विल बी गिवन टू पाकिस्तान। यहाँ पे अब एक साइन हुआ जी 1960 में, इन जिसको कहते हैं मायदा सिंतास, इंडस बेसिन ट्रीटी, जिसके तहत ये कहा गया कि 3 मशरकी दरिया यानी रावी, ब्यास और सतलुज, उस पर रावी, ब्यास और सतलुज पे जो है कंट्रोल होगा भारत का, जबकि इंडस, सिंध, झेलम और चनाब के पानी पर हक होगा पाकिस्तान का। यानी 3 मशरकी दरियाओं के हेडवर्क्स उनके हवाले और 3 मगरबी दरियाओं के हेडवर्क्स पाकिस्तान के हवाले कर दिए। इस तरह से कि जो इंडस बेसिन ट्रीटी का मसला था ये फिर यहाँ पे हल हो गया। अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि स्टेट्स, जो एसेशन ऑफ स्टेट्स थी, ये स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू और कश्मीर के बारे में बताओ, ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी और ये 1,35,900 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई थी और इसकी 70% जो आबादी थी वो मुसलमान थी। और इसके बाद ये था कि इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 1941 के मुताबिक 4 मिलियन थी और ये इस पे राजा गुलाब सिंह 1846 फॉर 7.5 मिलियन से राजा गुलाब सिंह ने ख़रीदा था 7.5 मिलियन में। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन राजा हरी सिंह जो था वो इसके ऊपर रूल कर रहा था। कश्मीरी पीपल जो थे उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया आज़ादी के लिए, तो इसने क्या किया, बाय फोर्स जो थी, फौजें जो थी वो
कश्मीर में घुसा ली, जिसकी वजह से जो ट्राइबल एरिया के लोग थे वो कश्मीर की मदद के लिए आ गए। जब ट्राइबल एरिया के लोग आए तो इंडियन जो फोर्स थी उन्हें भी क्रश कर दिया। फिर अपने उन पाकिस्तानियों को बचाने के लिए फिर पाकिस्तानी फ़ौज जो थी वो नीचे उतरी। कायद-ए-आज़म ने जनरल ग्रेसी को और कहा भी था कि आप CNC में पाकिस्तान आर्म फोर्स को अटैक कश्मीर पे किया और उन्होंने कहा कि करे थे, लेकिन उन्होंने ये जनरल ग्रेसी ने पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानी। फिर आखिर ये हुआ कि हमारी फ़ौज जब दोनों आमने सामने हुए 1948 में पहली दफ़ा जो था पाकिस्तान और जो इंडिया था वो आमने सामने जंग की सूरत हाल हुई। फिर उसके बाद ये मामला जो था वो UNO में चला गया और UNO में सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक इसको हल कर लिया गया और नथिंग हाउ टू कम आउट दिस फास्ट ड्यू टू अपकमराइजिंग एटीट्यूड ऑफ इंडिया। लेकिन ये कि इंडिया के अभी तक उस रवैये की वजह से कश्मीर का मसला जो है अभी तक की खटाई में पड़ा हुआ है, इसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका। एक और थी स्टेट जी हैदराबाद की। हैदराबाद की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में एक बहुत खुशहाल प्रॉस्पेरियस स्टेट थी, बहुत खुशहाल थी। मोस्टली जो थे लोग तो ये वो हिंदू थे, लेकिन उनका जो नाजिम था, निज़ाम जो था वो मुस्लिम था और वो चाह रहा था कि हम अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंट रखें, ना पाकिस्तान के साथ शामिल हो ना हम इंडिया के साथ, बल्कि इंडिपेंडेंट। क्योंकि उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश जाते हुए भी कि अगर कोई भी अलहदा से रहना चाहे तो रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अलहदा रहना चाहते हैं, लेकिन भारत ने ज़बरदस्ती वहाँ पर अपनी फ़ौज दाखिल कर दी और UNO को उन्होंने एप्लीकेशन भी लिखी, लेकिन एप्लीकेशन जाने से पहले ही इंडिया ने क्या किया था कि इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। उम्मीद है बच्चे आपको समझ आ गई होगी। आज का जो टॉपिक था हमारा पाकिस्तान के इब्तिदाई मसाइल के बारे में, तो फिर इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। कोई नहीं ये चीज़ समझ आई तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफ़िज़।